अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम शोमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल फान एक्टर्स में। तो उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे। मैं बकस कुदरत सैफ खान और अब लोग वीडियो लेकर आए शॉकिंग इंडियन एम्बेसी बॉम्बर बदरुद्दीन हक्कानी अपॉइंटेड एज एम्बेसडर एज यूएई एक्सेप्ट्स क्रेडेंशियल्स। क्या बात है, यूएई के लिए जो बन गया है तो था इंडिया ने जो खान एक्सेप्ट ऐसा ही कुछ किया हुआ है। ये तालिबान के लिए बड़ी न्यूज़ है भाई। यूएई ने एक्सेप्ट किया। हक्कानी नेटवर्क का बंदा है भाई, कोई क्या नाम है? बदरुद्दीन हक्कानी। हाँ, ये बहुत ही बड़ा नाम है हक्कानी नेटवर्क में। ये यूएई वालों ने जो है क्रेडेंशियल जो उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेप्ट कर दिया है एज एम्बेसडर फॉर, मेरे ख्याल से यूएई के लिए किया हुआ है। वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें। लाइक जरूर क्या करें। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्टेड। नमस्कार दोस्तों, तो एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन हुई है तालिबान के सरकार के लिए, क्योंकि आपको पता है कि तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसको लेजिटिमेट अभी तक कोई भी ऑफिशियली किसी भी कंट्री ने उसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट अभी तक नहीं माना है। खासतौर से यूएन ने भी तालिबान की सरकार को लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं माना है। यूएन का साफ साफ कहना इसमें यह है कि ये जो मानक दिए गए हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर के, जो वुमेन के साथ जो उन्होंने सैंक्शंस लगा रखे हैं, जो ह्यूमन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, उसको देखते हुए उनको एक लेजिटिमेट सरकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। अब देखिए, यूएस ने अपनी ट्रूप्स तो वहां पर बुला ली थी दोहा डील के बाद 2020 के बाद, लेकिन यूएस की एक कोशिश हमेशा रहती है कि आप अपनी ट्रूप्स को तो वापस बुला लें, लेकिन अगर हम तालिबान की सरकार को लेजिटिमेसी नहीं देंगे तो कंट्री रन करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ इंटरनली आप कंट्री रन नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। तो ठीक वैसे ही यूएस ने काम किया कि उन्होंने लेजिटिमेसी ही नहीं दी तालिबान की सरकार को आज तक में। जैसे यूएस ने अभी रिसेंटली वेनेजुएला के पीछे वो पड़ा हुआ है, तो वेनेजुएला की गवर्नमेंट को भी वो इलेजिटिमेट गवर्नमेंट मानता है यूएस। उसका मानना यह है कि निकोलस मादुरो जो है चुनावों में धांधली करके वहां के प्रेसिडेंट बन गए हैं और उनकी गवर्नमेंट पूरी तरीके से इलेजिटिमेट है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर यूएस जो है वो मानता है कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन तालिबान के साथ तो केस बिल्कुल ही अलग है। यूएस तो छोड़िए, बल्कि यूएन भी उसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं मानता है। उसके साथ कोई भी देश अभी तक ऑफिशियली तालिबान को लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं मानता है। खासतौर से वो देश जिनका जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं आजकल के देश में, जैसे भारत नहीं मानता है, चाइना ऑफिशियली तालिबान की सरकार को लेजिटिमेट नहीं मानता, लेकिन चाइना ने कुछ जगहों पर तालिबान की को मदद भी की है और तालिबान की मदद ली भी है, तो उसको भी हम आगे देखेंगे। अब ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इस लिहाज से, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी जो उनके लिए डिप्लोमेटिकली होती हैं वो उनको इज करती हैं एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट की तरफ। जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि यूएई की सरकार ने फाइनली, बहुत लंबे समय से जो तालिबान के एनवॉय थे वो यूएई में मौजूद थे, पिछले 2 साल से मौजूद थे, लगातार ये लोग कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पे इनको एज एन एम्बेसडर एक्सेप्ट किया जाए। अब फाइनली यूएई की सरकार ने तालिबान के लीडर का क्रेडेंशियल, तालिबान के एम्बेसडर का क्रेडेंशियल एक्सेप्ट कर लिया है। तो फाइनली मतलब उनके पास एक ऑफिस होगा ऑफिशियली यूएई के अंदर में, और अब उनको वो एक बहुत बड़ी ये जीत देखी जा रही है कि अब कहीं ना कहीं यूएई की सरकार अगर उनको जगह दे रही है, उनके क्रेडेंशियल्स को एक्सेप्ट कर रही है, तो धीरे धीरे वो इनको एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी मान लेगी। अब पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल भी इनके लिए बहुत बड़ी विन हुई थी जब चाइना ने भी सेम काम किया था कि चाइना ने जो तालिबान के एम्बेसडर है उनको एक्सेप्ट कर लिया था और उनको अपॉइंट कर लिया था चाइना के अंदर में, और उनको एक्सेप्ट कर लिया था एज एन एम्बेसडर। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी विन थी। उसके बाद अब यहाँ पर यूएई ने जो इनका क्रेडेंशियल एक्सेप्ट किया, ये उनके लिए बहुत बड़ी विन है। अब देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो जानकारी है वो खुद उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है तालिबान की, उन्होंने दिया कि बदरुद्दीन हक्कानी, ये जो पर्सन है, इनको वहां पर एज एन एम्बेसडर इनका क्रेडेंशियल एक्सेप्ट किया गया है। बदरुद्दीन हक्कानी अपने आप में ये नाम ही ना बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है और इसीलिए इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है वर्ल्ड लेवल पर। अब देखिए, बदरुद्दीन हक्कानी नाम जो है इसको जोड़ा जा रहा है एक्चुअल में जो हक्कानी नेटवर्क के साथ, जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, अभी मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। अब देखिए, ये जो पर्सन है बदरुद्दीन हक्कानी, जिनके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा है, अब एक पर्सन है बदरुद्दीन हक्कानी, इसी पर्सन को, जो कि ये यूएई में बहुत लंबे समय से एक्टिव थे, तो जब हमारा 26 जनवरी का सेलिब्रेशन हुआ था यूएई के अंदर में, जो इंडियन एम्बेसी है, उसने इनको ऑफिशियली एक इनविटेशन भेजा था। अब ये इनविटेशन तो बदरुद्दीन हक्कानी को भेज दिया गया। उसके बाद जब इनविटेशन के बारे में पता लगा तो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया इंडियन एम्बेसी के स्टेप को। कहा गया कि ये वही बदरुद्दीन हक्कानी है जिसने साल 2008 के अंदर में एक काबुल के अंदर में जो इंडियन एम्बेसी थी उसके ऊपर अटैक हुआ था और उस अटैक में 58 लोगों की जान चली गई थी। उस अटैक की जो पूरी जिम्मेदारी है वो हक्कानी नेटवर्क ने ली थी और कहा जाता है कि बदरुद्दीन हक्कानी उसी हक्कानी नेटवर्क का एक हिस्सा है और
उनको आपने ऑफिशियली जो है इनवाइट किया है इंडियन एम्बेसी में, ये तो एक बहुत गलत स्टेप है। इसको अपोजिशन ने भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था। इवन जो अफगानिस्तान के एनवॉय श्रीलंका में मौजूद हैं, जो पिछले वाली सरकार के, उन्होंने भी इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि जिस व्यक्ति ने इंडियन एम्बेसी के ऊपर अटैक किया था, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, उसको ही आपने इन्विटेशन दे दिया अपने 26 जनवरी के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का। तो ये बहुत गलत स्टेप है इंडियन एम्बेसी का। तो उसके बाद इनके नाम को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन बन गई। अब हुआ क्या, कंफ्यूजन कैसे बनी? अब देखिए हक्कानी नेटवर्क क्या है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको कंफ्यूजन बताता हूँ। देखिए हक्कानी नेटवर्क, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है। अफगानिस्तान में लंबे समय से ये एक्टिव रहे हैं। और ये हक्कानी नेटवर्क बेसिकली ये जलालुद्दीन हक्कानी और उनकी फैमिली ने मिल करके अपना एक ये हक्कानी नेटवर्क नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। ज़्यादातर हक्कानी सी आपको मिलेंगे इस पूरे नेटवर्क के अंदर में। और ये जादरान ट्राइब से आते थे जलालुद्दीन हक्कानी। और 1980 में इन्होंने मुजाहिदीन के साथ मिल करके सोवियत से वॉर लड़ी। उसके बाद इन्होंने तालिबान के साथ मिल करके यूएस से वॉर लड़ी। इवन जो बड़े बड़े जो मिलिटेंट्स हैं अपने टाइम के, उसामा बिन लादेन, अबू आजम, उन सब ने हक्कानी नेटवर्क में आकर ही अपनी ट्रेनिंग ली है। और बाद में जब उन्होंने अलकायदा फॉर्म किया है, तो अलकायदा हक्कानी नेटवर्क और उसके साथ तालिबान ने मिलकर के कई अलग अलग देशों में भी बड़े बड़े अपने ऑपरेशंस किए हैं। उसके लिए इसको जाना जाता है। उसी हक्कानी नेटवर्क को जलालुद्दीन हक्कानी के जाने के बाद, जलालुद्दीन हक्कानी की जो मौत हुई थी वो साल 2018 में हुई थी, उसके बाद से उसको लगातार सिराजुद्दीन हक्कानी चला रहा है। और ये सिराजुद्दीन हक्कानी इज द सेम पर्सन जो कि अभी तालिबान की सरकार में उनका एक्टिंग इंटीरियर मिनिस्टर है। अब कहा यह जा रहा है कि ये सिराजुद्दीन हक्कानी का भाई उस टाइम पर हुआ करता था बदरुद्दीन हक्कानी। अब नाम सेम होने की वजह से शायद कंफ्यूजन हो गया है, बिकॉज वो बदरुद्दीन हक्कानी जो था वो साल 2012 में जो रिस्पॉन्सिबल था 2008 के इंडियन एम्बेसी के अटैक के लिए, साल 2012 में यूएस का खुद ऐसा क्लेम है कि हमने बदरुद्दीन हक्कानी को मार गिराया एक अटैक में। एक अटैक हुआ था वहां पर पाकिस्तान के एक एरिया में, और कहा गया कि उसमें जो मृत पर्सन है वो बदरुद्दीन हक्कानी है, इसी सिराजुद्दीन हक्कानी का भाई। और बाद में तालिबान ने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, जो मृत व्यक्ति है वो बदरुद्दीन हक्कानी ही है। तो 2012 में उस बदरुद्दीन हक्कानी को तो मार दिया गया था। तो ये जो बदरुद्दीन हक्कानी है, इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू सिराजुद्दीन हक्कानी, या उनका भाई नहीं है। हालांकि ये बदरुद्दीन हक्कानी इसी सिराजुद्दीन हक्कानी ग्रुप से ही आता है, बट एग्जैक्टली ये कौन सा पर्सन है इसके बारे में कोई खास जानकारी जो है अभी तक फॉरेन मिनिस्ट्री ने दी नहीं है। हालांकि कई सारे देशों ने उसके बारे में जानकारी मांगी है फॉरेन मिनिस्ट्री से, तालिबान की, कि आप इसके बारे में जानकारी दीजिए, लेकिन उन्होंने जानकारी नहीं दी है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि भाई ये सिराजुद्दीन हक्कानी से डायरेक्टली रिलेटेड पर्सन नहीं है, उनका भाई बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका भाई 2012 में मारा जा चुका है। इवन आप वेबसाइट्स जो अवेलेबल, मतलब आपके पास कंटेंट है विकिपीडिया वगैरह पे आप जा करके सर्च करोगे तो उसमें भी बदरुद्दीन हक्कानी को 2012 में मृत दिखाया गया है। तो ही इज नॉट द सेम पर्सन एज क्लेम्ड बाय तालिबान। हालांकि अभी भी कंफ्यूजन इस चीज पर बनी हुई है कि एग्जैक्टली कौन पर्सन है वो। अगर वो सिराजुद्दीन हक्कानी ग्रुप से ही आता है और नाम भी उसका सेम है, तो लोग तो यही समझेंगे कि वही सेम बदरुद्दीन हक्कानी है, और शायद उस अटैक में वो बच गया होगा और अभी लंबे समय से यूएई में काम कर रहा है। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये तालिबान के लिए बड़ी विन है। खैर, इस बात को अगर हक्कानी इसको छोड़ दीजिए तो ये तालिबान के लिए बड़ी विन है, क्योंकि अभी पिछले जून में क्या हुआ था कि सिराजुद्दीन हक्कानी ने मीटिंग भी करी थी जो यूएई के शेख हैं अल नहयान, उनके साथ में, और वहाँ से उनको एक आश्वासन मिला था कि हम आपके जो एम्बेसडर हैं उनके क्रेडेंशियल्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये कर लेंगे भाई, कर लेंगे। तो ये थी वीडियो जो कि पहले तो हक्कानी नेटवर्क की बात करते हैं। हक्कानी नेटवर्क के एक ग्रुप भी कह सकते हो। इंडिया में ये गैंग वैंग वगैरह जो होते थे पहले जमाने में, तो ये गैंग भी आप कह सकते हैं, लेकिन एक बड़े सतह पे गैंग है। ये ऐसा गैंग नहीं है कि चोरी कर रहा हो कोई शिप कर रहा है, बड़े ऑपरेशन, ये अच्छे अच्छे देशों का तेल निकालते। तो हक्कानी नेटवर्क ऐसा ही है कि एक बंदे ने स्ट्रॉन्ग थे, ग्रुप बनाया, उसमें बहुत सारे लोग ऐड होते जा रहे थे, जो कि अब पूरे अफगानिस्तान अगर देखी जाए, पाकिस्तान में अगर देखी जाए ज्यादातर स्ट्रॉन्ग होल्ड इन्हीं हक्कानी नेटवर्क का ही है। पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी। तो ये क्वालिटी है, और ये काफी स्ट्रॉन्ग थे और काफी ऑपरेशंस में ये हुआ करते थे जब यूएस हुआ करती थी। ये काफी स्ट्रॉन्ग इनको माना, रशिया हो चाहे यूएस हो, तो इन दोनों को जो है मतलब मोस्टली अभी इनका जो सिराजुद्दीन हक्कानी है, जो आप लोगों ने उस दिन भी आप लोगों ने वीडियो बनाई थी, जो काफी बड़ी दाढ़ी से होती है, उसके जो लंबा सा बड़ा सा चेहरा जो था, वो बंदा उस पे पता नहीं कितने 20 मिलियन थे कि कितने मिलियन उस पे सिर्फ रिवार्ड रखा हुआ था उसको मारने का। तो वो यूएस ने रखा हुआ था, और वो छुपा हुआ था, उसकी सिर्फ एक ही पिक्चर थी, वो भी एक साइड से थी, वो छुपा हुआ था, अपने आप शो नहीं करता था। तो अभी जो है जब गवर्नमेंट हो गई तो उन्होंने अब फेस शो कर दिया। होम मिनिस्टर है मेरे ख्याल में। हाँ,
तो ये आप उससे अंदाजा लगा ले कि उसने इतना बड़ा रिवॉर्ड रखा था उस पे, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा लो कि कितना स्ट्रॉन्ग बंदा है अभी भी। तो अभी जो है, जो बंदा बदरुद्दीन हक्कानी की बात की गई थी, वो कह रहे थे कि वो बदरुद्दीन हक्कानी नहीं है जिसकी डेथ हुई थी। अभी तालिबान तो यही बोल रहे हैं, हो सकता है वही बंदा हो, इन्होंने सिर्फ छुपाया हुआ था। यूएस भी ये क्लेम कर रहा है कि इसको हम लोगों ने मार दिया, और तालिबान ने भी एक्सेप्ट कर रखा है। अब तालिबान ऐसे ही भी करते थे कि कोई बंदा ना मारता तब भी वो लोग एक्सेप्ट करते कि ये मार जाता, क्योंकि उनको टारगेट से निकल जाता, सेफ्टी हो जाती थी, उनको क्रेडिट मिल जाता, लेकिन वो बंदा जिंदा रहता। क्योंकि कई बार इन लोगों ने तो उसके भी दावा किया था, उसामा का 3-4 बार दावा किया। फिर जो तालिबान की जो अभी अमीर मोमिनीन है, मतलब उनका जो बड़ा लीडर सुप्रीम, उनको भी 2-3 बार अमेरिका ने जो कहा कि कहा, लेकिन वो बंदा जिंदा था। लेकिन अभी भी वो जिंदा है, हालांकि फेस अभी तक उन्होंने शो नहीं किया हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने उनको मारा हुआ है, लेकिन अभी भी वो जिंदा है। वो अभी भी ऑर्डर्स दे रहा है कि ये करो, उस तरह करो, ये नहीं करो, वो करो। तो इस तरह तालिबान का कुछ पता नहीं है। बट ये बात बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में, मतलब यूएई ने जो है क्रेडेंशियल्स एक्सेप्ट किए हुए एज एन एम्बेसडर जो है, उन्होंने जो इनको जगह दी हुई है, जगह देने वाले हैं। तो ये काफी शॉकिंग है। डेफिनेटली दुनिया तो क्रिटिसाइज करेगी ही करेगी। देखते हैं दुनिया और कंट्रीज क्या समझती है इसके बारे में, तो वक्त बताएगा। बाकी अगर पसंद है प्लीज वॉच माय कॉन्टैक्ट्स साथ में जो बेल आइकन है उससे भी दबा दीजिए। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।